ए से बी तक एक लाइन है और दूसरी है सी से डी तक, तो आप इनको 2 लाइंस ही परसीव करेंगे कि ये 2 लाइंस हैं, एक कर्व है और एक स्ट्रेट है। हम ये नहीं देखेंगे कि ए से डी तक भी तो एक लाइन हो सकती है, या सी से बी तक हो सकती है, ए से सी तक। तो इस तरह से हम क्या करें, हम चीज़ों को क्या करें एज अ होल, कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। हम इसके बजाय ये नहीं देख रहे कि ए से सी तक भी तो लाइन हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ए टू डी लाइन ड्रॉ की हुई हो सकता है सी से ए तक कोई लाइन हो और वो दूसरी अलग से लाइंस हों, है ना। तो ये क्या होता है, हम चीज़ को कैसे देख रहे हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं। और इस प्रिंसिपल को हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब हमारे पास पहले हमने देखी परसेप्शन के प्रोसेस कौन से होते हैं। 2 प्रोसेस हमने देखे, उन दोनों प्रोसेस को हम थेरी भी कहते हैं। यही थेरी है बॉटम अप थेरी एंड टॉप डाउन थेरी, और यही प्रोसेसेस हैं परसेप्शन के। उसके बाद अब हम देख रहे हैं विजुअल परसेप्शंस किस तरह की होती हैं। विजुअल परसेप्शन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम विजुअल परसेप्शन के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर देखना है वो बस स्पेसिफिक हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जो विजुअल परसेप्शन है, ये देखें कि ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स फिनोमेना है। विजुअल परसेप्शन बहुत ही कम्प्लेक्स है। हम यहाँ पर परसीव क्या कर रहे होते हैं, हम परसीव करते हैं डेप्थ को, साइज़ को, शेप एंड मोशन। ये सारी चीज़ें हमने विजुअल परसेप्शन के थ्रू परसीव करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने जो एक कंसेप्ट सुना होगा, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। फिगर ग्राउंड सुना हुआ है ना आपने सब ने, कि ये क्या होता है। हमारे पास एक इमेज आ जाती है, अब हमें उसमें से देखना है कि इसमें से फिगर कौन सा पार्ट है और इसमें से ग्राउंड कौन सा पार्ट है। फिगर क्या होता है, जो उस सारे बैकग्राउंड में, उस सारे इन्वायरमेंट में जो चीज़ स्टैंड आउट करती है, दैट इज़ द फिगर। और जो सारा बाकी बैकग्राउंड होता है, नॉइज़ होता है, दैट इज़ ग्राउंड। तो ये फिगर एंड ग्राउंड का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर फिगर एंड ग्राउंड को लेके बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी होते हैं जो इस रूल के साथ प्ले कर रहे होते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है, यहाँ पर आपके सामने एक शेप है। जब आप इसके वाइट पार्ट की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि ये वॉज है, लेकिन जब आप इसके ब्लैक एरिया की तरफ देखते हैं तो आपको लगता है कि ये 2 फेसेस हैं। ऐसा ही होता है ना। एग्जैक्टली हम ऐसे ही परसीव करते हैं ना चीज़ों को। अब ये जो एग्जांपल है ना, वॉज एंड फेस वाली, ये फिगर एंड ग्राउंड से रिलेटेड एक एग्जांपल दी हुई है। इसमें बेसिकली ये जो वॉज एंड फेस है, ये वाली एग्जांपल शो करती है कि फिगर और ग्राउंड जो हैं ये अक्सर रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अक्सर रिवर्सिबल होते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई फ्रेंड है और आप उसको, आपने शोर है बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्राउड भी है, तो अब आप फोकस किस पे करते हैं, आप उस नॉइज़ पे फोकस करते हैं या अपने फ्रेंड पे फोकस करते हैं। जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे दैट इज़ फिगर, और जिसको फोकस नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, दैट इज़ द ग्राउंड। तो ये चीज़ें अक्सर रिवर्स होती रहती हैं। अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब ऐसे फीचर्स जिस पे आप ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, फिगर कह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी यू स्पॉट योर बेस्ट फ्रेंड इन अ क्राउड, और मे बी यू हेयर द वॉइस ऑफ योर फेवरेट टीचर ओवर ऑल अदर वॉइसेस। So by doing so, you have separated these figures from the less important part of the environment, and the less important part of that environment is called ground. वो चीज़ जो ज़्यादा important है that is figure आपके लिए, और वो चीज़ जो important नहीं है that is the ground. अब ये जो हम ग्राउंड एंड फिगर को जो हम परसीव कर रहे होते हैं, तो इस परसेप्शन में भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी जो फिगर है या ग्राउंड है, उस ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, शेप क्या है, उसका कलर क्या है, मोशन क्या है, उसके एजेस क्या हैं, उसकी साउंड्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इस फिगर एंड ग्राउंड के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है आपके लिए। So figure is the thing that stand out and
ग्राउंड इज़ द फील्ड अगेंस्ट विच द फिगर स्टैंड आउट। सो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है फिगर एंड ग्राउंड में। फिगर क्या है, वो चीज़ जो स्टैंड आउट कर रही है, और ग्राउंड क्या है, वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें वो फिगर स्टैंड आउट कर रही है। अब ये जितने भी गेस्टॉल के बेसिक गेस्टॉल प्रिंसिपल्स हैं फिगर डिटेक्शन के, इसमें कुछ फॉलोइंग बेसिक रूल्स हैं जिसको हम गेस्टॉल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, वो इसी फिगर ग्राउंड के अंदर ही लाई कर रहे होते हैं। सो गेस्टॉल्ट अप्रोच टू फॉर्म परसेप्शन इज़ बेस्ड ऑन द टॉप डाउन प्रोसेसिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गेस्टॉल्ट अप्रोच के जितने भी परसेप्शंस हैं, रूल्स हैं या थेरीज़ हैं, लॉज हैं, ये सारे किस पे बेस करते हैं, टॉप डाउन थेरी पे ये बेस करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, द टेंडेंसी टू सी ऑब्जेक्ट्स नियर ईच अदर एज फॉर्मिंग ग्रुप। ऐसे ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के करीब हैं और हमें लगता है कि वो एक ग्रुप की शेप में मौजूद हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में क्या है, बेसिकली द गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेज वी टेंड टू सी दीज 3 पेयर्स ऑफ लाइंस रेदर देन 6 इंडिविजुअल लाइंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये 6 लाइंस हैं, लेकिन हम इनको देख रहे हैं कि ये 3 पेयर्स हैं यहाँ पर लाइंस के। सो दैट इज़ प्रॉक्सिमिटी। इसकी अब जो एग्जांपल्स पूछी जाती है ना, हमारे रियल लाइफ में ये लाइंस तो नहीं होती हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर कुछ लोग खड़े हुए हैं आपस में बात कर रहे हैं और उसमें से 2 लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन आप भी उनको जानते हो, तो अब आप क्या करते हैं कि ये जो आपस में ये जो 2 लोग जिनको आप जानते हो ना, ये एक ग्रुप की शेप में मौजूद है। हालांकि वो एक बहुत सारे ग्रुप में खड़े हुए हैं लेकिन वो आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये दोनों आपस में, इनका दोनों का रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू मी। तो हम क्या करते हैं कि इस प्रॉक्सिमिटी में हम उन दोनों को, आपके दोनों फ्रेंड्स को हम ऐसे देख रहे हैं कि वो दोनों, उनका दोनों का रिलेशनशिप आपस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू मी। So the tendency to see objects near each other as forming groups. So that is the example of proximity. उसके बाद है similarity. The tendency to prefer grouping like objects together. Similarity में क्या होता है कि ऐसे चीज़ें जो आपस में जिनकी मुशाबहत एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो हम उनको एज अ ग्रुप परसीव करते हैं। अब इसमें क्या है, दैट वी टेंड टू सी दीज एज रोज ऑफ सर्कल्स एंड रोज ऑफ स्क्वायर्स रेदर देन कॉलम्स ऑफ सर्कल्स एंड स्क्वायर्स। सिमिलैरिटी में क्या है, वो चीज़ें जो आपस में सिमिलर होती हैं हम उनको एज अ ग्रुप परसीव कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सर्कल की रो है, उसके बाद स्क्वायर की रो है, फिर सर्कल की रो है, फिर स्क्वायर की रो है। हम इसको कॉलम में नहीं देख रहे कि सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, स्क्वायर भी है। सो ये क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में अपनी राय कायम कर रहे होते हैं तो हम उनके दोनों पर्सपेक्टिव्स को नहीं देखते, हम उसी तरीके से उसको देखते हैं जिस तरह हम देखना चाहते हैं। जैसा कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया टॉप डाउन प्रोसेसिंग में, कि हम अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे चीज़ों को उसी तरह देखते हैं, दुनिया को उसी तरह देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। सो बेसिकली ये प्रिंसिपल आपको वो बता रहा है। अब सिमेट्री में क्या होता है, द टेंडेंसी टू परसीव फॉर्म्स दैट मेक अप मिरर इमेजेस। हम चीज़ों को इस तरह से परसीव कर लेते हैं कि जिससे उसकी एक होल शेप बन जाती है। अब इसमें क्या है, गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री, वी टेंड टू सी द टॉप फिगर एज अ सिंगल सर्कल एंड द लोअर फिगर्स एज फॉर्मिंग अ सिंगल ट्रायंगल। सो क्या है, हम दोनों शेप्स को अलग अलग देख रहे हैं, हालांकि ये मौजूद 2 यहाँ पे सेमी सर्कल्स हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ये एक सर्कल है पूरा, और नीचे जो 2 ट्रायंगल्स मौजूद हैं हम इनको कह रहे हैं कि ये पूरा एक ट्रायंगल है। सो हम क्या करते हैं, चीज़ों को एज अ होल परसीव कर लेते हैं, हम उसके इंडिविजुअल पार्ट्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं करते। सो दैट इज़ सिमेट्री। इसके बाद आता है हमारे पास क्लोजर, कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी में क्या है, द टेंडेंसी टू परसीव फ्लूइड और कॉन्टीन्यूस फॉर्म्स रेदर देन जैग्ड और इर्रेगुलर वंस। चीज़ें इर्रेगुलर होती हैं, जैग्ड होती हैं, आपस में जंबल हुई होती हैं, लेकिन हम उनको एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द कॉन्टीन्यूटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास लाइंस हैं। लाइन क्या है, आपके पास A से B तक एक लाइन है और दूसरी है C से D तक। तो आप इनको 2 लाइंस ही परसीव करेंगे कि ये 2 लाइंस हैं, एक कर्व है और एक स्ट्रेट है।
हम ये नहीं देखेंगे कि ए से डी तक भी तो एक लाइन हो सकती है, या सी से बी तक हो सकती है, ए से सी तक। तो इस तरह से हम क्या करें, हम चीज़ों को क्या करें एज अ होल, कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। हम इसके बजाय ये नहीं देख रहे कि ए से सी तक भी तो लाइन हो सकती है। ठीक है, हो सकता है ए टू डी लाइन ड्रॉ की हुई हो सकता है सी से ए तक कोई लाइन हो और वो दूसरी अलग से लाइन्स हों, है ना। तो ये क्या होता है, हम चीज़ को कैसे देख रहे हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं। और इस प्रिंसिपल को हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इसके बाद एक चीज़ हमारे पास प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं क्लोजर। द टेंडेंसी टू सी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स रादर देन दोज दैट आर इनकम्प्लीट। हमारा वो ऑब्जेक्ट जो हमसे सबसे ज़्यादा हमारे क्लोज होता है, हम उसी को देखते हैं कि बाकी सारी फिगर्स जो इनकम्प्लीट हैं वो भी इसी से रिलेट कर रही हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम ये हमारे पास जो फिगर है इसमें हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स, हम कहते हैं कि यहाँ पे 3 रेक्टेंगल्स मौजूद हैं। हालांकि अगर हम एक्चुअल में देखें तो हमारे पास जो कंप्लीट विजिबल रेक्टेंगल है वो जस्ट 1 है, जो यहाँ ऊपर टॉप पे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये 3 रेक्टेंगल्स हैं। सो यहाँ पे हमने क्लोजर में क्या किया, ऑब्जेक्ट्स ग्रुप टुगेदर आर परसीव्ड एज अ होल। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो एक ग्रुप की शेप में मौजूद होते हैं लेकिन हम उनको एज अ होल परसीव करते हैं। बाकी दोनों रेक्टेंगल्स पूरे नहीं हैं लेकिन हम उनको एज अ होल ही परसीव कर रहे हैं कि वो भी रेक्टेंगल्स ही हैं, हालांकि रेक्टेंगल जो हमारे सामने है वो एक ही है। तो अगर आप आर्मी वगैरह में जाएँ ना तो इस तरह के बहुत IQ टाइप क्वेश्चन होते हैं। ओके जी, इसके बाद है हमारे पास लॉ ऑफ प्रेगनेंस। अब ये लॉ ऑफ प्रेगनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ प्रेगनेंस का मतलब यहाँ फिर मिनिमम टेंडेंसी। इसका मतलब ये होता है कि हम सब्जेक्ट्स को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं। हम रियलिटी को शॉर्ट कर देते हैं, हम रियलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ प्रेगनेंस। रियलिटी को मिनिमाइज कर देना, उसको रिड्यूस कर देना और उसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना, दैट इज़ द लॉ ऑफ प्रेगनेंस। अ डिफरेंट थियरी ऑफ फॉर्म रिकग्निशन इज़ बेस्ड ऑन अ फीचर डिटेक्टर अप्रोच। अब ये फीचर डिटेक्टर अप्रोच क्या है, दिस अप्रोच डिफर्स फ्रॉम द लॉ ऑफ प्रेगनेंस। ये अप्रोच लॉ ऑफ प्रेगनेंस से थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इसमें क्या करते हैं हम, विच रिड्यूसेस एन इमेज टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बाय पोजिशनिंग दैट ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई। अब इसमें क्या होता है, अब ये फीचर डिटेक्टर अप्रोच क्या होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक कार ड्राइव करते हैं तो हम फीचर डिटेक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रही है कार्स की उसको एंटिसिपेट करने के लिए। अब वहाँ पे हम क्या होता है, हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारे आसपास चीज़ें मौजूद हैं वो बेसिकली वो मूव कर रही हैं। हमारी अपनी कार मूव हो रही है, हम उस पर फोकस नहीं देते, लेकिन जो हमारे आसपास चीज़ें मौजूद हैं, कोई दरख्त हैं, ठीक है दरख्त हैं, या फिर वहाँ पे दूसरी कार्स हैं, या आसमान पे चांद तारे हैं, तो हमें लगता है कि वो एक कांस्टेंट मूवमेंट में मूव कर रहे हैं और हम अपनी जो हमारी अपनी कार मूव कर रही होती है हम उस पर फोकस नहीं कर रहे होते। सो दैट इज़ द फीचर डिटेक्शन अप्रोच, कि हम फीचर्स जो डिफरेंट फीचर्स हैं हमारे आसपास मौजूद हैं, हम उस पे किस तरह उन अप्रोचेस को किस तरह से देखते हैं, उनको किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। ये हमारे पास थे गेस्टॉल्ट के रूल्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी में क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट वी सी चेंजेस minutely from moment to moment due to our changing angles of vision। अब जब हम ऊपर फीचर डिटेक्शन की बात कर रहे थे उसमें ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं कि हम किस तरह से डिफरेंट फीचर्स को डिटेक्ट करते हैं। अब इसमें कॉन्टीनेंसी आती है, कॉन्स्टेंसी आती है। कॉन्स्टेंसी किस तरह से कि हमारी एबिलिटी कि हम उस जो हमारी परसेप्शन है उस कांस्टेंट परसेप्शन को किस तरह से मेंटेन रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके। सो अपनी परसेप्शन को मेंटेन रखना और कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंसी।
अब कॉन्स्टेंसी की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है साइज़ कॉन्स्टेंसी, उसके बाद है शेप कॉन्स्टेंसी एंड द थर्ड वन इज़ द ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। तो कॉन्स्टेंसी की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3, साइज़, शेप और ब्राइटनेस। साइज़ में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारी आंखों के पास हों तो वो उनका इमेज जो होता है वो ज़्यादा बिगर होता है हमारे रेटिना पे, और अगर वो चीज़ें हमसे बहुत दूर भी चली जाएं तो हमारे माइंड में उस ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक साइज़ मौजूद होता है। तो वो चीज़ें चाहे दूर हों या पास हों, उनका साइज़ हमारे माइंड में बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि हमने उसे डिफरेंट एंगल से उसके साइज़ को परसीव किया हुआ होता है। तो चाहे वो चीज़ श्रिंक हो जाए या उसका साइज़ हमारे पास या दूर होने से छोटा बड़ा भी हो जाए, तब भी उसका साइज़ जो है वो हमारे माइंड में कांस्टेंट रहता है। तो नेक्स्ट वन इज़ शेप कॉन्स्टेंसी। जिस तरह से साइज़ सेम रहता है, इसी तरह से हमारे जहनों में उस जो रेटिना पे उसकी शेप बनी हुई है, जो माइंड में उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना हुआ है, वो बिल्कुल सेम रहता है। शेप की कॉन्स्टेंसी सेम रहती है। जैसे अगर आपके सामने कॉफ़ी का अगर जिक्र किया जाए तो आपके जहन में उसकी शेप फ़ौरन से आएगी कि कॉफ़ी की शेप इस तरह से होती है, ठीक है, और फ़ौरन से उसकी शेप कॉफ़ी की आपके जहन में आ जाएगी। तो अब ये डिफरेंट लोगों पे डिपेंड करता है कि उन्होंने उसकी शेप को किस तरह से अपने माइंड में फिगर आउट किया हुआ है। इसी तरह से ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी है। हमारे जहन में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है, उसकी ब्राइटनेस है, वो बिल्कुल सेम रहती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट चेंज भी हो जाए या डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो हमारे जहन में उसकी ब्राइटनेस सेम रहती है। फॉर एग्जांपल एक ट्री है, हमें पता है कि ट्री का कलर ग्रीन होता है, तो अगर हम डे टाइम के अलावा नाइट टाइम में भी देखेंगे तब भी हमें पता होगा कि इस ट्री का कलर कैसा है। यहाँ पे रेड ब्रिक वॉल जो यहाँ पे एग्जांपल दी है कि अगर हम उसे डे लाइट में देखते हैं तो हमें वो एक रेड ब्रिक वॉल पता है कि ये है, लेकिन अगर हम उसे नाइट टाइम में देखें या उसका कलर थोड़ा फेड फील हो, तभी हमें उसका एक्चुअल कलर जो होता है वो हमारे जहन में होता है कि ये इस तरह का है और इसकी ब्राइटनेस ऐसी है। हमारे साथ यहाँ पे भी धोखा होता है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी में कि हम जब ब्रांड के ड्रेसेस ऑनलाइन परचेज़ कर रहे होते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग वालों के लिए, तो हमें वो कलर पिक्चर्स में बहुत ब्राइट नज़र आ रहे होते हैं। जब हम उसे घर पे मंगवाते हैं तो उसका कलर बिल्कुल ही चेंज होता है, तो वहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी एरर आता है। तो इसको ब्राइटनेस एरर भी कहते हैं कि चीज़ हम जिस तरह से उसकी ब्राइटनेस को परसीव कर रहे होते हैं, एक्चुअल में उसका कलर वैसा नहीं होता। सो दैट इज़ अ ब्राइटनेस एरर, ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी एरर होता है ना। आपने ऑनलाइन कुछ और देखा और आपको मिल कुछ और गया, मतलब कलर उसमें डिफरेंट होता है। इसके बाद होता है परसीव्ड मोशन। अब जो चीज़ें मूव कर रही हैं, हम उनको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, वो भी हम डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम परसीव्ड मोशन में 3 एग्जांपल्स देखेंगे इसकी कि मोशन को हम किस किस तरह से क्या कहते हैं, परसीव करते हैं। मोशन मतलब जो चीज़ें मूव कर रही हैं हम उनको किस तरह से देखते हैं। अब इस तरह की चीज़ें जो एक्चुअल में मूव नहीं हो रही लेकिन हमें लग रहा है कि वो मूव हो रही हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफ़ेक्ट। मोस्टली मूवीज़ में या फ्लिप बुक्स में आपको ये चीज़ मिलती है कि चीज़ें स्टिल सेम होती हैं, लेकिन जब वो इतनी तेज़ी से मूव हो रही होती हैं, इतनी तेज़ी से अपेयर हो रही होती हैं कि हमें लग रहा है कि वो पिक्चर्स ही मूव हो रही हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल स्ट्रोबोस्कोपिक इफ़ेक्ट की एक एग्जांपल, अगर आप में से किसी ने मूवी देखी है तारे ज़मीन पर, देखी है किसी ने? किसी ने देखी है तारे ज़मीन पर मूवी? ओके, आयशा फरीद कह रही हैं देखी है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब उनका जो ट्यूटर है उस बच्चे का, वो उसकी आर्ट बुक देखता है। वो आर्ट बुक को जब एक साइड से ओपन करके उसके पेजेस को फ्लिप इतनी तेज़ी से कर रहा होता है कि वो पिक्चर्स में एक स्टोरी टेलिंग हमें लग रहा होता है कि वो चीज़ें मूव कर रही हैं। ऐसा फील आता है ना।
कि पहले वो पेरेंट्स के साथ है, उसने हाथ पकड़ा हुआ है, फिर आहिस्ता 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 वो काफ़ी दूर हो गया है। तो वो आर्ट बुक कुछ इस तरीके से उसने बनाई हुई है कि उसको हम इतनी तेज़ी से फ्लिप करते हैं कि हमें लग रहा है कि वो चीज़ें मूव हो रही हैं, हालांकि वो स्टिल वहाँ पे क्या कहती हैं, मूव नहीं कर रही होती, वो स्टिल पिक्चर्स होती हैं। सो दैट काइंड ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड द स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। इसकी फिर इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं फाइव फिनोमेना। फाइव फिनोमेना में क्या होता है कि हमारे पास, आपने अक्सर देखा होगा कि शादियों पे लाइटनिंग की होती है, दो कलर्स की लाइट्स चल रही होती है, एक लाइट बंद हो रही होती है और दूसरी चल रही होती है। तो हमें क्या लग रहा होता है कि ये लाइट जो है वो मूव हो रही है, जो बंद हुई है हमें लग रहा है कि वो मूव हुई है और उसका कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं फाइव फिनोमेना। ठीक है, इसके बाद इसकी थर्ड एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ स्पॉट लाइट्स होती हैं जो एक ही जगह पर प्लेस कर दी जाती हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट कर दी जाती हैं, और वहाँ पे अगर आप उसकी तरफ देखते रहें तो आपको कुछ देर बाद ऐसा फील होगा कि ये जो लाइट है ये मूव कर रही है, जिसको हम कहते हैं ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। अगर अब हमारे पास एक होता है टर्म जिसको हम क्या कहते हैं, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटाइज में जो वो एक शेप यूज़ की जाती है जिसमें ब्लैक सर्कल है, वाइट सर्कल है, ब्लैक वाइट सर्कल्स, वो एक स्टिल इमेज है, सेम प्लेस पे एक सेम चीज़ है वहाँ पे प्रोजेक्ट कर दी हुई है, लेकिन जब हम उसकी तरफ बार बार देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो सर्कल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। सो दैट इफेक्ट इज़ कॉल्ड ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। किसी ने कभी ऐसी चीज़ ऑब्जर्व की है? चीज़ें मतलब एक पिक्चर है, उसमें बहुत सारे सर्कल्स बने हुए हैं, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, बहुत सारे सर्कल्स हैं, है तो वो पिक्चर स्टिल सेम है, वहाँ पे कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, लेकिन जब आप उसको गौर से देखते रहते हैं ज़रा 1-2 मिनट तो आपको लगता है कि वो चीज़ें वो सर्कल मूव हो रहे हैं। वैसा क्यों होता है? फिगर एंड ग्राउंड की वजह से होता है। फिगर ग्राउंड फिनोमेना हमने पहले देखा ना, फिगर एंड ग्राउंड क्या है, तो उसकी बेसिस पे हमारी जब अटेंशन रेड से ब्लैक पे जाती है, ब्लैक से फिर रेड पे वाइट, ब्लैक से वाइट पे जाती है, वाइट से ब्लैक पे, तो हमें लगता है कि वो चीज़ें मूव कर रही हैं। दैट इज़ द ऑल दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फिगर एंड ग्राउंड फिनोमेना, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट। इसके बाद हमारे पास आते हैं डेप्थ क्यूज़। हम डेप्थ को भी आइडेंटिफाई करते हैं। अब डेप्थ को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? अब ये जो डेप्थ होती है ना, इसमें डिफरेंट तरह के क्यूज़ होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, और हमारा ब्रेन इन सारे क्यूज़ को यूज़ करता है, और अक्सर इन क्यूज़ की वजह से हमारा जो ब्रेन है वो दैट आल्सो फॉल विक्टिम टू इल्यूजन्स भी होते हैं इस डेप्थ क्यूज़ की वजह से बहुत सारे। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी आगे पीछे, तो उन सारी टर्म्स को आपने जहन में रखना है। डेप्थ क्यूज़ क्या है? डेप्थ क्यूज़ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट ऑफ विजुअल परसेप्शन इज डेप्थ। विदाउट डेप्थ परसेप्शन वी वुड परसीव द वर्ल्ड एज अ 2-डायमेंशनल फ्लैट सरफेस। अगर हम डेप्थ को परसीव नहीं करेंगे तो हमारे लिए सारी दुनिया बिल्कुल एक 2-डायमेंशनल फ्लैट सरफेस होगी। हमें ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी चीज़ हमारे पास है और कौन सी चीज़ हमसे दूर है। तो डेप्थ क्यूज़ हमें पास और दूर का फ़र्क बताते हैं बेसिकली। दिस लिमिटेशन कुड ऑब्वियसली बी डेंजरस। अब अगर ये लिमिटेशन हो कि हम डेप्थ को आइडेंटिफाई ना कर सकें तो ये डेफिनेटली हमारे लिए डेंजरस होगी। अब ये जो डेप्थ है, हम इसको, ये बाय नेचर होती है या बाय नचर होती है? मतलब डेप्थ को इनबॉर्न हमारे अंदर ये क्वालिटी मौजूद है या फिर हम इस चीज़ को लर्न करते हैं? तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अब हमारे पास रिसर्चर मौजूद है जिसको हम कहते हैं एलिनर गिब्सन। इन्होंने एक विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने एक ह्यूमन इन्फेंट को यूज़ किया कि वो डेप्थ को किस तरह से परसीव करते हैं। अब इस इन्फेंट को, इस छोटे से बच्चे को, टेबल के, एक ग्लास का टेबल है, टेबल के टॉप पर उसको रखा गया है। टेबल नीचे से उसमें क्या है, शीशे की टॉप है टेबल की,
उसके नीचे मौजूद है कुछ लकड़ी का टेबल या किसी भी स्टफ़ का, लेकिन जो ग्लास का टेबल है उसके एजेस जो नीचे उसके क्लिप मौजूद है उससे थोड़े बढ़ा दिए गए हैं। अब बच्चे को क्या लगेगा कि जहाँ पे वो क्लिप मौजूद है वहाँ तक तो वो ठीक है, लेकिन इससे आगे अगर वो गया तो वो गिर जाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता अभी कि आगे तो मिरर है, लेकिन मिरर तो ट्रांसपेरेंट होता है तो उसको उस चीज़ की फ़ील नहीं है। ताकि उन्होंने ये इसलिए उसको एक्सटेंड किया था, उसके जो एंटायर एजेस थे टेबल के, उस ग्लास के, उसको एक्सटेंड कर दिया था ताकि बच्चा जो है वो गिर ना जाए। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास गिब्सन था रिसर्चर, उन्होंने ये देखा कि बच्चा इतना एक तो बड़ा है कि वो क्रॉल कर सकता है, लेकिन उसने उस जो विजुअल क्लिप है उसको क्रॉस नहीं किया। सो उससे ये कुछ पता लगा कि बच्चे के अंदर डेप्थ परसेप्शन मौजूद है। और एक 3 मंथ्स का बच्चा, उस बच्चे की एज 3 मंथ्स थी, कि अगर 3 मंथ्स का बच्चा है तो वो कितना की लर्न कर लेगा। सो ये जो भी जो उसका रिएक्ट था कि वो यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, उसको डेप्थ की परसेप्शन है कि वो गिर ना जाए, तो इसका मतलब है कि बच्चे में जो डेप्थ परसेप्शंस होती हैं वो इनेट होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, काफ़ी हद तक बाय बर्थ होती हैं, ठीक है। बाकी तो जब बड़े हो जाते हैं, दरख्तों पे चढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं ऊपर नहीं चढ़ो गिर जाओगे, तो वो नहीं मानते, जब गिरते हैं तो ही समझ आती है कि हाँ इस चीज़ से हम गिर सकते हैं। तो उनको डेप्थ ऊपर देख के तो ऊपर चढ़ते जाते हैं, लेकिन जब वो नीचे देखते हैं तो अंदाज़ा होता है कि वो कितने ऊपर चढ़ गए कि अब यहाँ से नीचे गिर गए ना, तो खैर नहीं। तो ऊपर चढ़ना आसान होता है, जब नीचे आना हो ना फिर जान जाती है कि यार अब कैसे जाएंगे, गिर जाएंगे, ऐसा होता है ना। सो बच्चों में ये इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद तो ऑब्ज़र्व किया गया कि एक 3 मंथ्स का बच्चा डेप्थ को परसीव कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे ये जितने भी क्यूज़ होते हैं, रिसर्चर ने ये सारे क्यूज़ को जो परसीव किए जाते हैं इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। अब वो 2 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं? पहली है मोनोक्यूलर क्यूज़ और सेकंड है बाइनोक्यूलर क्यूज़। तो ये हमारे पास 2 तरह की क्यूज़ हैं। मोनोक्यूलर क्यूज़ में क्या होता है, हम डेप्थ क्यूज़ को यूज़ करते हैं जिसमें हमारी दोनों आइज़ यूज़ नहीं होती। और बाइनोक्यूलर में क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन हैविंग 2 आइज़। अगर आपके पास दोनों आंखें मौजूद हैं तो ही बाइनोक्यूलर क्यूज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मोनोक्यूलर क्यूज़ अगर आपके पास दोनों आंखें ना भी हों तब भी आप इस मोनोक्यूलर क्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब एक आंख से भी काम चला सकते हैं। सो मोनो से रखना है कि एक, और बाई से मतलब दोनों आंखें। यहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट की कुछ पिक्चर आपके सामने, कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट था, क्लिप है आगे, हालांकि ग्लास मौजूद है लेकिन बच्चे को लग रहा है कि वो गिर जाएगा, तो दैट वाज द विजुअल क्लिप विच वाज क्रिएटेड फॉर दिस चाइल्ड। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मोनोक्यूलर क्यूज़। मोनोक्यूलर क्यूज़ 8 तरह के हैं, ठीक है। इसकी 8 टाइप्स हैं और उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। मोनोक्यूलर क्यूज़ बेसिकली आप अगर ड्राइंग क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से सिखाए जाते हैं मोनोक्यूलर क्यूज़। और ये सारे क्यूज़ जो हैं एक आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग में यूज़ करता है, और इसमें से जो सबसे कॉमन क्यू है वो है लीनियर पर्सपेक्टिव। सो द फर्स्ट मोनोक्यूलर क्यू इज़ लीनियर पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है कि अगर हम कोई एक रेल ट्रैक ड्रॉ करना चाहते हैं जो काफ़ी दूर तक चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कन्वर्ज हो जाती हैं आगे टॉप पर कहीं पेपर में जाके। कैसे कन्वर्ज होती हैं? स्टार्ट में आपको लगता है कि वो बहुत खुली हैं ना, जो आपके पास है आपको लगता है कि रेल ट्रैक काफ़ी बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे वो आपसे दूर होता जाएगा वो लाइंस एक दूसरे की क्लोज होती जाएंगी। सो दैट इज़ द लीनियर पर्सपेक्टिव। उसके बाद हमने कुछ ऐसा उसमें ऐड करना है जिससे हमें उसकी रिलेटिव साइज़ का पता लग जाए कि कोई भी चीज़ इस रेल ट्रैक के दौरान कौन सी चीज़ ज़्यादा पास है और कौन सी ज़्यादा दूर है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अब रिलेटिव साइज़ क्यू डालेंगे। रिलेटिव साइज़ क्यू में क्या करेंगे हम, यू वुड ड्रॉ द बॉक्स कार्स क्लोजर टू द व्यूअर एज लार्जर देन द इंजन ऑफ इन द डिस्टेंस। अगर उस रेल ट्रैक के ऊपर ट्रेन भी जा रही है तो उसका इंजन जो है वो टॉप की तरफ होगा, हमारे पेज की टॉप की तरफ, जहाँ पे लाइन ज़्यादा क्लोज हैं। और अगर हम वहाँ पे बॉक्स कार्स भी वहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम उसको थोड़ा लार्जर उसका साइज़ रखेंगे, ताकि हमें उसके साइज़ से पता लग जाए कि ये जो हमने कार बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं ये हमारे ज़्यादा पास हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रेन इंजन।
अब अगर कोई चीज़ इस सारे व्यू को ब्लॉक कर रही है, हमें कुछ सीन ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पे कुछ ऐसी ब्लॉकिंग ऑब्जेक्ट्स डालेंगे, तो उसको हम कहते हैं इंटरपोजिशन क्यू। इंटरपोजिशन क्यू में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स दैट ब्लॉक द व्यू ऑफ अदर ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लोजर टू अस। तो यही होता है ना, अगर हम किसी और से बात करना चाह रहे हैं और दरमियान में कोई और आ जाता है, तो हम उसे कहते हैं भाई साइड पे हो जाओ, मुझे वो नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं बात करना चाह रहा हूँ। सो दैट इज़ द इंटरपोजिशन क्यू। वो ऑब्जेक्ट जो आपके ज़्यादा क्लोज होगा और वो दूसरे व्यू को ब्लॉक कर रहा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरपोजिशन क्यू। इसके बाद क्या होता है कि एक टेक्सचर ग्रेडियंट का इफ़ेक्ट आता है। टेक्सचर ग्रेडियंट, अब आपकी जो ट्रेन है वो बहुत दूर है और उसमें एक कोई डेजर्ट है जहाँ पे वो चल रही है, वहाँ पे बहुत सारे पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, तो वो सारे स्टोन्स या पेबल्स जो बहुत दूर हैं वो आपको लगेंगे बहुत स्मूथ हैं, ठीक है, दीज आर वेरी स्मूथ, और आप उनको बड़े अच्छे से देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं कि आप उसको पकड़ना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आपके पास आएगा ना, उसका डिस्टेंस कम होगा, तो आपको उस सारे जो भी उस लैंडस्केप का टेक्सचर है वो ज़्यादा डिटेल में नज़र आएगा। जब आप उसे डिटेल में देखेंगे तो आपको फिर पता लगेगा कि वो जो पत्थर थे या पेबल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ थे और बहुत ही रैंडम से बिखरे हुए हैं, इतने ज़्यादा फाइन नहीं हैं जितने हमें दूर से नज़र आ रहे थे। तो इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं टेक्सचर ग्रेडियंट। इसके बाद आपको एक आर्ट टीचर ये भी बताती हैं कि आपने वहाँ पे शेडो भी डेवलप करने हैं। वो जो हम शेडो बनाते हैं उससे हमें ये पता लगता है कि हमारी जो पिक्चर है वहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही है और हमारे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहाँ पर है। तो उस शेडो से हमें पता लगता है कि एक तो लाइट कहाँ से आ रही है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है और उसकी गहराई कितनी है। तो उस शेडोइंग से भी हमें ये चीज़ पता लग जाती है। तो ये यहाँ पे 5 क्यूज़ अभी हमने पढ़ लिए जो किस में आते हैं, मोनोक्यूलर क्यूज़ में, जो हमें मोस्टली ड्राइंग्स में यूज़ करते हैं। हमारी डेली परसेप्शंस में भी इसी तरह के होते हैं और इनसे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल बना के आती है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि रिलेटिव साइज़ क्या है, इंटरपोजिशन क्यू क्या है, टेक्सचर ग्रेडियंट क्या है, शेडोइंग क्या है और उसके ऊपर है हमारे पास लीनियर पर्सपेक्टिव, ये क्या है। सो ये एज इट इज़ अगर एग्ज़ाम में आता है तो एज इट इज़ नहीं पूछा जाता है, इसमें एग्जांपल्स क्रिएट करके आपसे पूछी जाती हैं। सो ये चीज़ें आपके ज़हन में बिल्कुल क्लियर हों कि अगर ये एग्जांपल में आती हैं तो आप इसको किस तरह से राइट करेंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें जो फर्दर पॉइंट्स हैं वो हैं, इसके बाद है हमारे पास नंबर 6 मोनोक्यूलर क्यू, दैट इज़ द वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट क्या है? वैनिशिंग पॉइंट हमें लगता है कि ये जो रेल ट्रैक जा रहा है या दो लाइंस हैं ये आगे चल के कहीं पर ज्वाइन हो जाएंगी, तो उस तरह की परसेप्शन को हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। So this is the point at which two lines become indistinguishable from a single line and then disappear। ठीक है, दो लाइनें आपको लग रहा है कि अब वो एक दूसरे से अलग नहीं रही, वो एक सिंगल लाइन बन गई है और उसके बाद वो लाइन डिसअपेयर हो जाती है। सो उसको हम क्या कहते हैं, वैनिशिंग पॉइंट। अगर आप कहीं रेल ट्रैक पर खड़े हों और आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें तो आपको ऐसा लगेगा कि पहले तो वो एक दूसरे ट्रैक जो है क्लोज़र होता जाएगा, फिर हमें एक सिंगल लाइन नज़र आएगी, उसके बाद वो हमारी विजन से हट जाएगा। सो इस चीज़ को हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एरियल पर्सपेक्टिव। ये एक और हमारे पास परसेप्चुअल क्यू है। इसमें हमारे पास जो भी परसेप्शन होती है एटमॉस्फेयर को लेके, वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या डस्ट की बेस पर हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? एन एग्जांपल ऑफ दिस नोशन अकर्स व्हेन वन इज़ ड्राइविंग इन द फॉग। अगर आप फॉग में ड्राइव कर रहे हैं, देन द फार ऑफ बिल्डिंग लुक्स मोर डिस्टेंट देन इट रियली इज़ थ्रू द फॉग। फॉग की वजह से हमें कोई बिल्डिंग लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन एक्चुअल में वो इतनी ज़्यादा दूर नहीं होती। सो इसको हम कहते हैं एरियल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे हमारी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं इसमें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और डस्ट का काफ़ी रोल होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लैरिटी।
इसमें क्या होता है, इसमें ये क्लू एक्सप्लेन करता है कि जो हमारी लेस डिस्टिंक्ट, जो ज़्यादा फासले पर नहीं हैं लेकिन फजी इमेजेस हैं, हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। एरियल पर्सपेक्टिव में चीज़ हमारे पास मौजूद होती है लेकिन फॉग की वजह से या मॉइस्चर या डस्ट की वजह से हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसको हम कहते हैं एरियल पर्सपेक्टिव। और रिलेटिव क्लैरिटी में क्या होता है कि चीज़ें हमारे पास होती हैं लेकिन हमें चीज़ें हमारे पास होती हैं लेकिन हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें इटसेल्फ फजी होती हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती। एरियल पर्सपेक्टिव में एटमॉस्फेयर की वजह से हमें लगता है, लेकिन जो रिलेटिव क्लैरिटी है इसमें इमेजेस इटसेल्फ फजी होती हैं या फिर कुछ इस तरह से ड्रॉ की हुई होती हैं, हमें लगता है कि वो थोड़ी कम फासले पे हैं लेकिन एक्चुअल में वो ज़्यादा फासले पर होती हैं। इसके बाद ये हमारे पास इसकी जो थर्ड टाइप है जिसको हम कहते हैं मोशन पैरालैक्स। मोशन पैरालैक्स में क्या होता है? Motion parallax is the difference in the apparent movement of objects at different distances when the observer is in motion। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब ऑब्जर्वर इटसेल्फ खुद मोशन में है, फॉर एग्जांपल वो एक ट्रेन पे सफ़र कर रहा है, तो जो भी पर्सन ऑब्जेक्ट्स वो विंडो से देख रहे हैं वो सारे मूव कर रहे हैं बहुत पेयरली और स्लोली, तो उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं क्योंकि ट्रेन भी मूव कर रही है। सो अब उनको लगता है कि जो ऑब्जेक्ट उनके ज़्यादा क्लोज हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट्स, और अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से ये मूव कर रहे हैं। तो इस सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं? मोशन पैरालैक्स। मोशन पैरालैक्स जो है ये मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर मोशन से रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास 2 डायमेंशनल इमेजेस नहीं होती, जबकि जो हमारे पास मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज़ हैं उसमें 2 डायमेंशनल इमेजेस होती हैं, जबकि मोशन पैरालैक्स में मूव होना ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके बाद ये हमने 8 टाइप्स पढ़ ली मोनोक्यूलर क्यूज़ की। उसके बाद आते हैं बाइनोक्यूलर क्यूज़। बाइनोक्यूलर क्यूज़ हमारे पास 2 तरह के हैं। बाइनोक्यूलर क्यूज़ आर द अदर क्यूज़ फॉर डेप्थ रिजल्ट फ्रॉम आवर एनाटॉमी। तो ये बाइनोक्यूलर क्यूज़ क्या हैं? ये हमारी एनाटॉमी के रिज़ल्ट के तौर पर हम इस बाइनोक्यूलर क्यूज़ को परसीव करते हैं, डेप्थ को परसीव करते हैं। अब हम यहाँ पे दुनिया को अपनी दोनों आँखों से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एनाटॉमी हमें ये एबिलिटी देती है कि हम डेप्थ को परसीव कर सकें। अब यहाँ पर इसकी जो सबसे पहली टाइप है इसे हम कहते हैं, जो फर्स्ट बाइनोक्यूलर क्यू है इसको हम कहते हैं बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी। इसको हम रेटिनल डिस्पैरिटी भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको स्टीरियोप्सिस भी कहते हैं। स्टीरियोप्सिस भी कहते हैं। स्टीरियोप्सिस की स्पेलिंग है STEREOPSIS, स्टीरियोप्सिस, ठीक है। बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी, रेटिनल डिस्पैरिटी या स्टीरियोप्सिस, ये तीनों एक ही टर्म है। इसमें अब क्या होता है कि हम अपनी आँखों से जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं दोनों आईज से वो स्लाइटली डिफरेंट होता है। अब हमारा इमेज दोनों आँखों से किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव करता है और फिर उसकी इमेज बनाता है। चीज़ हमसे कितनी दूर है, कितनी एक दूसरे से सिमिलर है, कितनी क्लोज़र है, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? हमें बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी या रेटिनल डिस्पैरिटी या स्टीरियोप्सिस के थ्रू हम इस डेप्थ का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर आप अपनी एक आंख बंद करके देखें तो आपको ऑब्जेक्ट किसी और तरह से नज़र आएगा, दूसरी लेफ़्ट या राइट दोनों में से एक आंख को क्लोज़ करके देखें तो आपको ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से नज़र आएगा। आपको उसका डिस्टेंस भी डिफरेंट नज़र आएगा कि वो डिफरेंट जगह पर है, उसकी पोजीशन भी चेंज नज़र आएगी। लेकिन जब हम उसको दोनों आँखों से देखते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो एग्जैक्टली उसके एंगल का, उसके डिस्टेंस का, उसकी सिमिलैरिटी का, हर चीज़ का उसका अंदाज़ा लगा लेता है। इसी तरह से द अदर बाइनोक्यूलर क्यू इज़ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारे ज़्यादा करीब आता है तो हमारी आइज़ उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ज होती हैं। इसकी एग्जांपल आपके सामने एक पेंसिल है, आप अपनी पेंसिल को अपने सामने रखें और उसको आहिस्ता आहिस्ता आप अपने फेस के करीब लेकर आएँ।
तो जैसे जैसे आप उसको अपनी आँखों के करीब लेकर आएंगे तो आपका जो ब्रेन के मसल्स हैं वो इस फीडबैक को रिसीव करने के लिए क्या करेंगे, आपकी आइज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। अब आइज़ क्या करेंगी, उसको परसीव करने के लिए आपके नोज़ के मतलब आपका जो इरिस है वो बिल्कुल आइज़ के नोज़ के क्लोज़ हो जाएगा। तो आंखें क्या होंगी, वो हमारी जो ब्लैक एरिया है वो बिल्कुल कन्वर्ज हो जाएगा। सो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सही डिस्टेंस पे उसको परसीव करना चाहते हैं तो उसमें एक सेकंड की होता है कन्वर्जेंस का, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है हमारी जो आई मूवमेंट है वो भी उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ज होती जाती हैं। सो इसकी एग्जांपल आप खुद भी करके देख सकते हैं, बल्कि हम अक्सर खुद भी करते ही रहते हैं। तो इस पेंसिल की तरफ देखो, आपको ब्रेन में टिंगलिंग हो रही है या नहीं हो रही, ब्रेन इधर फोर ब्रेन के मिड में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, तो वो सारे उसमें जो हमारी आइज़ की मूवमेंट होती है बेसिकली दैट इज़ अ कन्वर्जेंस। ठीक है, सो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं बाइनोक्यूलर क्यूज़ की। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन परसेप्शन। तो हमने ये सारी परसेप्शन तो देखी, लेकिन इन सारी परसेप्शंस में जो हमारा कल्चर है इसका भी बड़ा हाथ होता है। कल्चर की बेस पे भी हमारी परसेप्शंस चेंज होती हैं। कैसे? तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ क्रॉस कल्चरल रिसर्चेस भी की गई हैं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कल्चर का परसेप्शन पे इफेक्ट होता है। और ये जो भी हमारी परसेप्शंस होती हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सारी परसेप्शंस जो होती हैं वो इन्नेट होती हैं, लेकिन इनको एक्चुअली लर्न भी किया जाता है थ्रू द कल्चर। फॉर एग्जांपल, जो कुछ कल्चर्स ऐसे भी हैं जो मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज़ को यूज़ नहीं करते। ठीक है, मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज़ की हमने जो ऊपर 8 टाइप्स पढ़ी हैं उनको यूज़ नहीं करते। ठीक है, मोस्टली जो हमारे पास लीनियर पर्सपेक्टिव है उसको यूज़ नहीं करते। तो अगर आप उनका आर्ट वर्क भी देखेंगे तो आपको उनके आर्ट में डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ क्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, बड़ी क्लियर पिक्चर्स होती हैं। सो ये हमारे पाकिस्तानी होते हैं जो अपनी एशियन कंट्रीज़ के लोग जो हैं ना वो ज़्यादातर डेप्थ क्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली वो उन पेंटिंग्स या ड्राइंग्स के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी को रिवील कर रहे होते हैं, दैट हाउ मच इन डीप ये दे आर। तो यहाँ पर एक सबसे बेसिक एग्जांपल है ऑप्टिकल इल्यूजन की। ऑप्टिकल इल्यूजन, ये मुलर लायर इल्यूजन आपने बहुत फेमस है, सुना होगा इसके बारे में। तो इस मुलर लायर इल्यूजन को यूज़ किया गया डिफरेंट कल्चर के लोगों पे, और उन्होंने ये परसीव किया कि बहुत सारे लोग इस मुलर लायर इल्यूजन को उस तरह से परसीव नहीं करते या उनको ये इल्यूजन लगता ही नहीं है वहाँ पे। अब ऐसा क्यों है? हमें देखने में लग रहा है कि ये जो ए लाइन है ये बी से ज़्यादा बड़ी है, लेकिन कुछ कल्चर्स में क्या है, वो इन एरोज़ को परसीव ही नहीं करते। जो आउटवर्ड या इनवर्ड एरोज़ हैं वो इन एरोज़ को परसीव नहीं करते। तो जब वो इन एरोज़ को परसीव ही नहीं करते तो उनको फिर पता होता है कि ये जो दोनों लाइन्स हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं एक दूसरे के। सो ये रिसर्च पे डेमोन्स्ट्रेट करती थी कि हमारी जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा कल्चर पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जहाँ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनमें एंगल्स और कॉर्नर्स यूज़ नहीं किए जाते, राइट एंगल्स एंड कॉर्नर्स यूज़ नहीं करते वो बिल्डिंग में। तो इस तरह के जो लोग हैं वो मुलर लायर इल्यूजन से उनको फूल बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो इससे उनमें ये इल्यूजन देखने में नहीं आता। अब ये रिसर्चेज जो की गई थी तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग थे वो अफ्रीका से थे, इंडिया, ईस्ट एशिया एंड ओशियाना से ये लोग थे, और उन्होंने इस लेंथ के जो डिफरेंस है उसको परसीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये लेंथ इनकी बिल्कुल सेम है। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल जो वेस्टर्न कल्चर्स से थे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स थे इन कंट्रीज़ में, इन कल्चर्स में, जो इस इल्यूजन में जिन्होंने इस इल्यूजन को परसीव किया था कि जिनकी लाइंस एरोस आउटवर्ड हैं वो ज़्यादा बिगर लाइन है एज़ कम्पेयर टू दैट लाइन हुज एरोस आर इनवर्ड। सो इस तरह की स्टडीज़ से पता लगता है, डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि ये सारी जो हमारी परसेप्शन है ये कल्चर का इसमें बड़ा रोल होता है। फिर है हमारे पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कौन बता सकता है, ये क्या होती है?
एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होती है, कौन बता सकता है? ओके जी, आप सब मौजूद हैं या नहीं हैं? अब हमने क्या किया है, हमने सारी सेंसेस को भी पढ़ लिया है कि ब्रेन किस तरह से इन सेंसेशंस की बेस पर हमारे ब्रेन की एनाटॉमी कैसे चेंज होती है, किस तरह से उसको परसीव करता है और उन सेंसेस को किस तरह से परसेप्शन में चेंज करता है। और इसके अलावा हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस भी हैं। अब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस क्या है? दैट इज़ अ मोर स्पेसिफिक वे दैन मोस्ट पीपल कैन। समवन क्लेमिंग टू हैव एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इसका मतलब ये है कि वो क्लेम कर रहा है दैट ही इज़ क्लेमिंग टू परसीव अ सेंसेशन आउटसाइड द सेंसेस। उसको कुछ ऐसी सेंसेस भी आ रही हैं जो उसकी सेंसेस से रिलेटेड नहीं है। कौन सी सेंसेस? जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की, लाइक साइट, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट एंड टच एंड वेस्टिबुलर या बैलेंस सिस्टम। इन सेंसेस के अलावा भी कुछ ऐसी सेंस है जो जिसके थ्रू वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इल्हाम होना जिसको हम कहते हैं ना इल्हाम होना, या मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये कुछ ऐसा गलत होने वाला है, या मुझे ख्वाब में ऐसी चीज़ नज़र आई है जिसकी बेस पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत होगा। लोगों के बिहेवियर्स को देखते हुए हमें उसके इन फ्यूचर क्या होने वाला है या ये चीज़ें किस तरह से हमारे सामने आएंगी। ये सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। हम इन सेंसेस के अलावा, जो हमने सारी सेंसेस पढ़ी, इसके अलावा भी हमारी कुछ एक्स्ट्रा सेंस है जो हमें बताती है कि कुछ ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, और हम उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं। हम अपनी सारी सेंसेस को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है ना, इस पे अभी तक कोई भी रिलायबल रिसर्चेस मौजूद नहीं है, कोई इस पे एविडेंस मौजूद नहीं है कि ये कहाँ से आती है, कैसे होती है और लोग इसको किस तरह से क्लेम करते हैं। इस तरह की बहुत सारी स्टडीज़ भी की गई, एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, डबल ब्लाइंड स्टडीज़ भी हुई, लेकिन एक्स्ट्रा सेंसरी जो फिनोमिना है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अभी तक इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बस जो चीज़ें हमारे सामने आई वो यही थी, डिसेप्शन, मैजिक ट्रिक्स होते हैं या कोइंसिडेंस होते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आती कहाँ से, ये अभी तक नहीं पता लगा। बिल्कुल, इसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं। तो सिक्स्थ सेंस हमारी इन सारी सेंसेस से रिलेटेड नहीं होती, ये कुछ हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस होती हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं। हम तो ऐसा ही समझते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड होती हैं कि कुछ लोगों को पता लग जाता है कि आगे क्या होने वाला है। सो दैट वाज द टुडेज़ चैप्टर। अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। कल हमने सेंसेशंस कवर किया था, आज हमने परसेप्शन को कवर किया है। सो द सेंसेशन एंड परसेप्शन इज़ कवर्ड। कल इसकी ड्रिल हो जाए फिर। उसके बाद हमारे पास है कॉन्शियसनेस, जिसमें हम स्लीप साइकिल्स को देखेंगे और डिफरेंट ड्रग्स या मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं उनको भी पढ़ेंगे, उनके नाम याद करेंगे, और उसको हम एक ही दिन में कवर करेंगे इंशाल्लाह। टाइमिंग वही जो हमारी है, इसी को हम रखेंगे, फिक्स करते हैं जो 11 o'clock है। और कल इसकी ड्रिल वही आपने लॉगिन करना है और वहाँ से इसकी ड्रिल को सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको बता दूँगी कि क्विज़ इज़ अपडेटेड, तो आप उसको क्विज़ को सॉल्व कर लें। सो आपको जैसे ही टाइम मिले आपने वो क्विज़ कर लेना है। आपको सबको ही पता है कि आप सिर्फ एक ही दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हैं और आंसर्स आपको नहीं नज़र आएंगे जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे ही सॉल्व कर लेंगे
क्वेश्चन का आंसर आप फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो देन यू मे आस्क फ्रॉम मी। तो उसके बाद कॉन्शियसनेस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।